हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ये देखिएगा क्योंकि इसका हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं? सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सरकार द्वारा हर 5 साल में जो योजना बनाई जाती है देश हित के लिए, देश विकास के लिए, वो होती हैं पंचवर्षीय योजनाएं। यानी पहले 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जब वो योजनाएं 5 साल में पूरी हो जाती हैं तब अगले 5 साल के लिए योजना बनाई जाती है। तो जो ये 5-5 साल की योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास। तो इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता था, गैर योजना बजट और योजना बजट। तो गैर योजना बजट और योजना बजट क्या है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। गैर योजना बजट या फिर गैर योजना व्यय, ये क्या होता था? किसी देश की वर्तमान पंचवर्षीय योजना में वर्णित कार्यक्रमों के अलावा अन्य कार्यक्रमों पर किए गए व्यय को गैर योजना व्यय के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए रक्षा सेवाओं पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, सब्सिडी आदि। यानी हम सीधे से ये कह सकते हैं कि गैर योजना व्यय या बजट वो होता था जो पंचवर्षीय योजनाओं के अलावा जो खर्चे होते थे, यानी पंचवर्षीय योजनाओं में जो बजट बनाया जाता था उसके अलावा जो खर्चे होते थे वो होते थे गैर योजना व्यय। नेक्स्ट देखिए, योजना बजट या फिर योजना व्यय। तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले सभी व्ययों को योजनागत व्यय कहते हैं, जैसे बिजली उत्पादन, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों इत्यादि का निर्माण। अब देखिए ये सब देश के विकास के लिए काम होते थे, जैसे बिजली उत्पादन है, सिंचाई है, ग्रामीण विकास है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, नहरें हैं। इसके अलावा और भी कई निर्माण कार्य होते थे, तो वो सब जनता को ध्यान में रखते हुए और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए किए जाते थे। तो इनमें जो पैसा खर्च होता था, जो व्यय होता था, वो होता था योजना बजट या फिर योजना व्यय। आगे देखिए, वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग द्वारा किया जाता था। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें देखो आपको बताया गया है कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यान्वयन का जो व्यय तैयार किया जाता था, जो कार्य योजना बनाई जाती थी, वो सब होता था योजना आयोग के द्वारा। अब ये क्या है, आगे देखिए। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। अब आप समझ ही चुके होंगे कि योजना आयोग का कार्य क्या था, कि ये एक भारत सरकार की एक संस्था थी और इसका काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है और 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। ये एक तरह का थिंक टैंक था या फिर आप कह सकते हैं थिंक टैंक है। चलिए देखते हैं योजनाएं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? ये 1951 से 56 तक चली थी। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था।
यह योजना हैरोल्ड तोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको ज़रूर याद करिएगा कि ये कौन से मॉडल पर आधारित थे, क्योंकि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी। तो ये मॉडल ज़रूर पूछा जाता है, जिसमें से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस तरफ ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया गया, तो वो था कृषि क्षेत्र पर। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएं। अब ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कृषि पर आधारित थी, तो इसमें अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई। यानी आपसे ये परियोजनाएं पूछी जा सकती हैं कि ये परियोजनाएं जो हैं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी थी 1956 से 61 तक। अब देखिए, यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो थी पीसी महालनोबिस पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकीकरण था। यानी अब आपने पहले पंचवर्षीय योजना में देखा था कि सारा ध्यान कृषि पर केंद्रित किया गया था, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उस पे सारा ध्यान जो था वो था बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर, यानी औद्योगिकरण पर विकास करना, वो भी तेजी से। नेक्स्ट देखिए, इसका एक उद्देश्य यह भी था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। अब ये ध्यान रखिएगा कि पहले कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, इसमें उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये कारखाने हैं दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात कारखाने, इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो वो थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। राउरकेला स्टील प्लांट 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। अब हर पॉइंट इम्पोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से वीडियो देखिएगा। वर्ष 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में वर्ष 1964 में रूसी सहयोग से स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1961 से 66 तक। इस परियोजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार इनकी मुख्य प्राथमिकता रही। यानी अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, गेहूं के उत्पादन में सुधार, ठीक है, और कृषि। यह जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पूरी तरह से विफल रही थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि यह योजना पूरी तरह से विफल रही थी। इस योजना की विफलता के प्रमुख कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और वर्ष 1965 और 66 का सूखा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इसकी विफलता के कारण सरकार को वर्ष 1966 से 69 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। अब ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 66 से 69 तक जो है योजना अवकाश रहा। नेक्स्ट देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1969 से 74 तक। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था।
इस योजना में गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। यानी ये जोर दिया गया कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने और स्थिरता के साथ विकास यानी कि धीरे धीरे विकास और ऐसा विकास जो स्थिर रहे, इस पर जोर दिया गया। वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूले के तहत 3 राज्यों, कौन से 3 राज्य थे, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया। यानी जो 3 राज्य थे इन्हें विशेष श्रेणी में रखा गया, यानी इनको अलग से सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। गॉडगिल फॉर्मूले के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाते थे, यानी सुविधा प्रदान करने के बाद, यानी उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके बाद जो संसाधन बच जाते थे उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पर, 25% राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और 7.5% राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5% इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता था। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि इन 3 राज्यों को प्रायोरिटी देने के बाद जो संसाधन बचते थे उन्हें किस तरह से बाकी राज्यों में वितरित किया जाता था। यह परियोजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। ये याद रखिएगा कि ये किस पे आधारित थी, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर। इस योजना में हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो हरित क्रांति थी वो इसी परियोजना के अंतर्गत आती है। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें वर्ष 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस परियोजना के अंतर्गत हुई, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन है। आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये थी 1974 से 78 के बीच। चलिए देखते हैं। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया। फिर इसके बाद इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 प्रारंभ हुई। अंत्योदय का मतलब जो सबसे अंत में है उनका उत्थान करना, यानी जो पिछड़े लोग हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। नोट, यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इस योजना के बाद द्वितीय योजना अवकाश घोषित कर दिया गया जो 1978 से 1980 तक रहा। यानी एक योजना अवकाश पहले हुआ था और एक योजना अवकाश इस योजना में हुआ। यह अवकाश राजनीतिक अस्थिरता के कारण किया गया, यानी राजनीति में कुछ मसले हुए होंगे, मनमुटाव, मतभेद हुए होंगे, जिसके कारण ये घोषित करना पड़ा। नेक्स्ट, जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। फिर इसी बीच अनवरत योजना शुरू की गई थी। अनवरत योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। ये चली थी 1980 से 85 तक। नेक्स्ट, इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, यानी गरीबी हटाना और रोजगार प्रदान करना।
शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाबार्ड बैंक है वो किस योजना के अंतर्गत आता है, तो वो है छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1985 से 90 तक। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए आधार तैयार करना था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था, यानी सर्वांगीण मतलब होता है हर तरह से, पूरी तरह से मानव का विकास। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आपका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट में WTO का सदस्य बना, WTO कह सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत है वो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना और किस योजना के अंतर्गत बना। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1997 से 2002 तक। इसमें क्या था? इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दी गई, यानी सबका जो विकास होगा वो समानता यानी इक्वालिटी के साथ होगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी, अर्थात यह योजना असफल रही। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। इसमें गरीबों को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। गरीबों को कम करना मतलब गरीबी कम करना। नेक्स्ट, यह योजना भी असफल रही थी क्योंकि यह अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना ये चली थी 2007 से 2012 तक। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। समावेशी विकास मतलब सबका विकास, एक जैसा विकास, कोई भेदभाव ना हो। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। अब देखिए ये भी योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 में लागू किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया, जो आज तक चला आ रहा है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है 6 से 14 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी 2012 से 2017 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। धारणीय विकास का मतलब एक ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नेक्स्ट, योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा जो मैंने पंचवर्षीय योजना पे बनाया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।